मुकाबला काफ़ी रोचक है। जिस तरह से पहले यहाँ पर लग रहा था कि जो मुकाबला है त्रिकोणात्मक होगा, लेकिन अब जो है मुकाबला सीधे तौर पर कहें तो अनंत सिंह वर्सेस जो है बीना देवी के बीच में है, जो सूरजभान सिंह जो उनके पति हैं, जिस तरह से इनका बयान सुन रहे थे और सीधे तौर पर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है एक जाति विशेष में जो है जो लोग सूरजभान के साथ थे वे लोग भी अब जो हैं एक तरफा जो है वहाँ पर वोट का जो पोलराइजेशन हुआ है और उनके पक्ष में। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है जिस तरह से, क्योंकि दुलारचंद की हत्या जिस तरह से हुई और उसके बाद एक जाति विशेष जो है जिस तरह से वे समर्थन कर रहे थे जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को, तो वे उम्मीदवार जो हैं हाशिए पर चले गए हैं और मुकाबला यहाँ पर आमने सामने का है। तो जिस तरह से करीब करीब 121 सीटों में से 100 से ज़्यादा सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है। जनसुराज पार्टी जो है ऐसा लग रहा था पहले चरण के जब चुनाव का प्रचार थमा उससे लग रहा था कि करीब करीब 30 से 40 सीटों पर त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा, लेकिन जो हमारे पास ग्राउंड जीरो से जानकारी है 1 दर्जन सीट हैं जहां पर मुकाबले को त्रिकोणात्मक देखा जा सकता है। लेकिन 121 सीटों में से अधिकतर 100 से ज़्यादा सीटों पर मुकाबला जो है आमने सामने का है, यानी एनडीए वर्सेस महागठबंधन। और जिस तरह से आप तेजस्वी यादव की बात सुन रहे थे, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि बदलाव की ज़रूरत है और जिस तरह से जो डबल इंजन की सरकार फैल रही है, आपने चिराग पासवान की भी बात सुनी। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि जो मौजूदा सरकार है खासतौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ रही है चुनाव और नीतीश जिस तरह से सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन 3 अहम मसला यहाँ पर है जो कि यहाँ पर जिक्र करना, कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से एनडीए की ओर से लगातार ये सवाल खड़ा किया जाता रहा है कि क्या आप वही जंगल राज लाना चाहते हैं जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के नेतृत्व में जब वहाँ सरकार बनी थी, जिस तरह से दिन दहाड़े जो है वहाँ पर अपहरण होता था, तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। विकास का मसला है, लेकिन एक ही पलायन, जैसा अजय जी बोल रहे थे, राहुल जी इस बात को जिक्र कर रहे थे, पलायन एक मसला है, लेकिन क्या पलायन कितना असरदार होगा ये देखनी बात होगी। महिला, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ हर्षा, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि मैं पिछले लगातार 3 चुनाव में मैं बिहार में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग किया था और जिस तरह से एक लगता था कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मैंने तेजस्वी का इंटरव्यू किया था गया में और लोगों की अपार जनसमूह, मतलब कहें जनसमूह, इतनी संख्या में लोग उनकी बात सुनने को आते थे, लेकिन जब परिणाम आया तो वहाँ पर जो है एनडीए के चुनाव, वहाँ से उम्मीदवार चुनाव जीते। जिस तरह से तेजस्वी एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा रैलियां कर रहे हैं, आज भी जो है 1 दर्जन से ज़्यादा रैलियां हैं और साथ ही साथ बीजेपी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर प्रचार करते दिखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, साथ ही साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता, उनके गठबंधन के लगातार नेता जो हैं जमीन पर, क्योंकि मुकाबला जो है हमारे पैनलिस्ट भी इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि मुकाबला जो है कांटे का है। भले ही जो है दावे प्रतिदावे चाहे महागठबंधन की ओर से या एनडीए की ओर से किया जाए कि वे एक तरफा जीत रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच तारापुर सीट की भी बात कर लेते हैं। अजय जी, आपके पास में आऊंगी। यहाँ पर सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्या लगता है कैसा परफॉर्म सम्राट चौधरी करते हुए नजर आएंगे? कितना विश्वास इस बार लोग करते हुए नजर आएंगे उन पर? देखिए हर्षद जी, सम्राट चौधरी के पिताजी भी एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति थे और उनके नाम का बहुत अच्छा फायदा उठाते हुए सम्राट चौधरी ने अपनी पकड़ बनाई और छलांग लगाते हुए एनडीए में, गठबंधन में आए और आज डिप्टी सीएम भी हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का जनाधार मजबूत हुआ है नहीं हुआ ये तो आंकड़े बताएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मंगल पांडे, सम्राट चौधरी
और जायसवाल और विजय सिन्हा के बारे में खुलकर विरोध और उजागर करने का प्रयास किया, इससे सम्राट चौधरी की छवि धूमिल जरूर हुई है। और इस बार के चुनाव में सम्राट चौधरी को बड़ा कड़ा मुकाबला झेलना पड़ेगा। सम्राट चौधरी शायद वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो मंगल पांडे और जायसवाल से भी कम वोट पाने का उनको झटका मिल सकता है। सम्राट चौधरी का जो एटीट्यूड है वह बिहार की जनता को बहुत अच्छा नहीं लगता है, बिहार के युवाओं को अच्छा नहीं लगता। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, ये व्यक्तिगत तौर से चूंकि बिहार जाने के बाद, उनसे मिलने के बाद ये मुझे अंदाजा लगा है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। और हर्षा जी, एक महत्वपूर्ण बात की अभी हमारे राकेश जी जो चर्चा कर रहे थे महिलाओं की बात, 121 विधानसभा पर सचमुच बहुत महत्वपूर्ण लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से बाहुबली लड़ रहे हैं, 13 मंत्री लड़ रहे हैं। ये 121 जो विधानसभा है, इस विधानसभा में 5 बजे जो परसेंटेज निकल के आएगा वोट का, ये एक साबित कर देगा कि वोटर किधर जा रहा है और सरकार किसकी बन रही। आज शाम को ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि ओपिनियन पोल देने वाले लोग आज शाम के 5 बजे के बाद से ही अपनी ओपिनियन बिहार चुनाव की देना शुरू कर देंगे। और हम सभी लोग जो आज बिहार चुनाव के विकास के बारे में सोच रहे हैं, जो बिहार चुनाव में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, जो शुगर मिल और बहुत सी इंडस्ट्रियां नहीं हैं, बहुत सी इंडस्ट्रियां बननी चाहिए, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी बहुत अच्छी तरह से सोचेंगे। अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें युवाओं का बहुत विरोध झेलना पड़ा है, तो इस बार इंडस्ट्री जरूर बनेगी बिहार में, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। देखिए, खेसारी लाल की चुनावी एंट्री की तो हमने बात कर ली, लेकिन मैथिली ठाकुर भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है। राहुल लाल जी, क्या लगता है? हर्षा जी एक सेकंड हर्षा जी, एक चीज कहूंगा खेसारी लाल की बात में आपसे, बहुत अच्छी बात आपने खेसारी लाल का छेड़ दिया। छपरा विधानसभा में आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी एक आईपीएस को, हिमाचल के आईपीएस जयप्रकाश सिंह को लोकसभा लड़ाना चाहती थी। आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव हो रहा तो आनंद मिश्रा को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन एक ऐन मौके पर ना आनंद मिश्रा को टिकट मिला और ना ही जयप्रकाश सिंह को टिकट मिला। इस बार जयप्रकाश सिंह और आनंद मिश्रा ने यह तय किया कि ना हम बीजेपी में जाएंगे, ना हम आरजेडी में जाएंगे, हम एक नई पार्टी की तलाश करेंगे। जयप्रकाश सिंह एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं ऐसा जानता हूं। और जन सुराज ने जिस तरह से आईपीएस को, सिन्हा को, प्रोफेसर को उतारने का काम किया है, उसके आगे अगर खेसारी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, खेसारी लाल जी की छवि एक अलग है, जयप्रकाश की छवि अलग है। देखना तो ये होगा कि युवा जाता किधर है, मतदाता जाता किधर। हर्षा जी, मैं बिल्कुल, मैं छपरा होके आ रहा हूँ, वहां पे मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि छपरा को लेके जो स्थितियां हैं वहां पे, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने गलत वहां पे टिकट का वितरण किया। जो पुराने उम्मीदवार थे एसएन गुप्ता जी, उनको नहीं दिया। खुशबू गुप्ता एक बागी भी खड़ी हो गई, और उस स्थिति में छोटी कुमारी को उन्होंने टिकट दिया है। वहां पे वो मुकाबले में काफी कमजोर नजर आ रही है। खेसारी लाल बड़ी मजबूत स्थिति में है। और जो आपने तारापुर को लेके देखे पूछा, वहां पे कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी स्थिति कैसी है, देखिए शकुनी चौधरी का बड़ा नाम था, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन शुरुआती स्थिति में मुझे ऐसा दिखा, चूंकि 2 बार मैं गया तारापुर, पहले बार की स्थिति में हमें दिखा कि वहां पे जो शकुनी चौधरी हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब दिखी, वहां पे बड़ी गड़बड़ स्थिति दिखी। लेकिन दूसरे बार की यात्रा में जो अभी इलेक्शन के पास के समय में देखा, तो वहां से कहीं न कहीं उनकी नैया आसान दिखी है। लेकिन वो सीट के लिए उतनी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन लखीसराय का चुनाव जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां पे कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या वहां पे जो है कि विजय कुमार सिन्हा जो है कि वो फंसते हुए दिखेंगे, वो सीट कहीं कहीं फंसी हुई सीट है। वहां बड़े कड़े मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। बाकी और इसी तरीके की तमाम इंटरेस्टिंग सीट्स है, काफी सारी हॉट सीट्स। और हर्षा जी, एक पंक्ति खाली मैं कहूंगा मोकामा को लेके। देखिए मोकामा का जो पूरा मामला बना है वहां पे, मोकामा में हार जीत किसकी होगी वो तो एक अलग सा मामला है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जब जंगल राज की बात होती है, तो फिर मोकामा का मामला काफी जीवंत होकर हम लोगों के सामने में दिखाई देता है और बिहार के मतदाताओं के सामने में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। खैर, ये तो जनता तय करेगी और इस डिस्कशन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लगातार मताधिकार का इस्तेमाल तमाम मतदाता कर रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में लोग अपने वोट डालने के लिए